प्रजा भी सुखी है, खजाने भी भरे हुए हैं, सेनाएं भी बलवान है, फिर भी मेरे हृदय में खालीपन है। संतान ना होने का दुख मुझे हर पल खाए जा रहा है। राज्य का भविष्य किसके हवाले करूं? और तभी एक साधारण आदमी आगे आया और राजा को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, आपकी व्यथा मैं समझता हूँ। यदि अनुमति हो तो एक उपाय बता सकता हूँ। उपाय? क्या कोई उपाय है इस दुख का? चारों रानियां होते हुए भी संतान का सुख मुझे नहीं मिला। क्या तुम मेरे साथ मजाक करने आए हो? नहीं महाराज, मजाक नहीं। मैंने स्वयं देखा है। एक तांत्रिक है, जंगल में रहता है। उसके मंत्र और साधना से कई बांझ स्त्रियां मां बन चुकी हैं। जादू, टोना, झाड़ फूक, इन पर मुझे विश्वास नहीं। ये सब ढोंग है। महाराज, विश्वास न भी हो तो क्या हानि है? यदि संतान पाने की थोड़ी भी संभावना हो तो इसे आजमाने में बुराई क्या है? हाँ, बात तो सही है। निराशा में डूबा मन हर सहारा ढूंढता है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि वो तांत्रिक मुझे कहाँ मिलेगा? महाराज, ये तांत्रिक आपको अपने राज्य के घने जंगल के बीच में मिलेगा। इतना सुनने के कुछ ही देर बाद राजा अपने सैनिकों और मंत्री के साथ तांत्रिक के पास चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद वह एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं और उसे कुछ पेड़ों के बीच एक झोपड़ी दिखाई देती है। और तभी राजा घोड़े से उतरकर झोपड़ी में प्रवेश करता है। तांत्रिक ध्यान में बैठा है। प्रणाम तांत्रिक महाराज, मैं एक पीड़ित राजा हूँ। चारों रानियां हैं पर संतान नहीं। क्या इसका कोई उपाय है? राजन, तुम्हारी चारों रानियां संतान के योग्य नहीं है। पुत्र सुख तुम्हें 5वीं रानी से मिलेगा। 5वीं रानी? पर मेरी तो केवल 4 ही है। वापस लौटते समय तुम्हें वन में एक अनाथ बैगा कन्या मिलेगी। वही तुम्हारी 5वीं रानी बनेगी। क्या सचमुच वही मेरी संतान का भाग्य लेकर आएगी? हाँ राजन, वही कन्या तुम्हें एक पुत्र देगी। वो पुत्र शूरवीर होगा और राज्य का योग्य उत्तराधिकारी बनेगा। यदि यही नियति है तो मैं अवश्य उस कन्या को ढूंढूंगा। राजा तांत्रिक को प्रणाम किया और वहां से अपने राज्य लौट गया। और राजा कुछ दूर चला ही था, तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी राजा अपने सैनिकों को बोला, सैनिकों सुनते हो? कहीं रोने की आवाज आ रही है। पता करो ये कौन रो रहा है। उसके बाद सिपाही इधर उधर खोजते हैं और अंत में एक पेड़ के नीचे बैठी युवती को देखते हैं। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा है। सिपाही उसे राजा के सामने लाते हैं। उसके बाद वह फिर से फूट फूट कर रोने लगी और राजा उसे गहरी नजर से उसे देखते हुए बोला, तुम कौन हो? घने जंगल में अकेली क्यों रो रही हो? मैं अनाथ हूँ। अब मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं। मैं अपने दूर के संबंधियों के साथ रहती थी, लेकिन आज उन्होंने मुझे यहाँ वन में छोड़ दिया। मुझे असहाय बनाकर चले गए। अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या तुम बैगा हो? जी हाँ, लेकिन आपको ये कैसे मालूम? तुम इतनी सुंदर हो। इतनी सुंदर तो केवल कोई बैगा कन्या ही हो सकती है। तुम्हारी आंखों में मासूमियत है और चेहरा जैसे चांद की चमक। राजा की यह बात सुनकर युवती थोड़ा शर्मा जाती है। उसके बाद राजा गंभीर होकर आगे बोलते हैं, घबराओ मत। यदि तुमको स्वीकार हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी रानी बनाकर महल ले चलूंगा। क्या सचमुच? मैं जैसी अनाथ को आप रानी बनाएंगे? हर युवती के मन में रानी बनने की चाह होती है और मैं जानता हूं तुम ही वही कन्या हो जिसके बारे में तांत्रिक ने कहा था। भाग्य ने तुम्हें मेरे लिए चुना है। महाराज, यदि ये आपका निर्णय है तो मुझे क्या आपत्ति होगी। मैं स्वीकार करती हूँ। उसके बाद राजा मंत्री और सैनिक के साथ एक मंदिर में गया और उस युवती से शादी करके कुछ देर बाद राजा अपने राज्य पहुंचा और वहां राजा की चारों रानियां महल के प्रांगण में खड़ी हैं।
उनके चेहरों पर जिज्ञासा और भीतर से चिढ़ है। और तभी राजा अपने रानियों से बोला, सुनो रानियों, आज से ये मेरी 5वीं रानी है। ये बैगा कन्या अब राजमहल का हिस्सा है। इसे आदर और स्नेह दो। इतना सुनते ही चारों रानियां एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान दबाती हैं। भीतर जलन है, लेकिन ऊपर से स्वागत का नाटक करती हैं। अब एक और रानी आ गई। देखना, कल को यही राजा का मन बांध लेगी। हाँ, और अगर ये सचमुच संतान ले आई तो हमारी क्या औकात बचेगी। उसके बाद वे सब औपचारिकता से बैगा रानी का स्वागत करती हैं, पर उनकी आंखों में जलन साफ झलक रही है। बैगा रानी अंदर चली जाती है। कुछ महीनों बाद बैगा रानी धीरे धीरे आंगन में चल रही है। चारों रानियां ऊपर बालकनी से उसे देख रही हैं, और तभी पहली रानी बोली, देखा बहने, ये बैगा रानी अब राज्य की सबसे बड़ी ठहरेगी। यदि इसने पुत्र को जन्म दे दिया तो राजा का सारा स्नेह इसी पर होगा। हाँ, और हम सबकी क्या औकात रह जाएगी। ये तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर हमें पहले ही कुछ करना होगा। अगर इसकी संतान जीवित रही तो हम सब भुला दी जाएंगी। तो तय रहा, बैगा रानी को हमें ही संभालना है, पर ऐसे कि राजा को कुछ भनक भी ना लगे। चारों रानियां आपस में षड्यंत्र की योजना बनाने लगती हैं। कुछ दिनों बाद, महाराज, बड़ी खबर है, बैगा रानी गर्भवती हैं। क्या? सच कह रहे हो? तांत्रिक का वचन बिल्कुल सत्य हुआ। मेरे वंश का दीपक आने वाला है। राजा आनंदित होकर सबको दान बांटने और तैयारियां करने का आदेश देते हैं। अगले दिन बैगा रानी प्रसव पीड़ा में है। चारों रानियां पास पास खड़ी हैं। पहली रानी आगे बढ़कर राजा से मिलने जाती है। महाराज, अब वो शुभ घड़ी आ पहुंची है जब हमारे राज्य को भावी वारिस मिलेगा। ऐसे अवसर पर परंपरा यही है कि राजा दीन दुखियों को दान दे। यदि आप अभी बाहर जाएं और दान दक्षिणा बांटें तो ये संतान भाग्यशाली होगी। तुम्हारी बात उचित लगती है। ये तो धर्म और परंपरा दोनों का पालन होगा। राजा सेवकों को साथ लेकर महल से बाहर दान बांटने के लिए चल गया, और रानियों के चेहरे पर कपटी मुस्कान फैल जाती है। अगले दिन बैगा रानी अपने कक्ष में प्रसव पीड़ा से कराह रही है। तभी दूसरी रानी धीरे से भीतर आई और मिठास भरी आवाज में बोली, बहन, हम सब तुम्हारी भलाई चाहती हैं। ये घड़ी कठिन है, पर चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो, कोई कष्ट उसे ना मिले। तो मेरी एक सलाह मानो। धान के कोठे में एक छोटा छेद है। अगर तुम उसमें सिर डालकर बैठोगी तो संतान आसानी से जन्म लेगा और वो बिल्कुल स्वस्थ होगा। क्या सचमुच? यदि इससे मेरे बच्चे का कल्याण होगा तो मैं अवश्य ऐसा करूंगी। बैगा रानी विश्वास करके धान के कोठे के छेद में सिर डाल लेती है। तभी प्रसव पीड़ा तेज हो जाती है और कुछ ही क्षणों में शिशु का जन्म हो जाता है। बैगा रानी पीड़ा से कराह रही है। तीसरी रानी तुरंत आगे बढ़ती हुई बोली, यही वो क्षण है बहनों, जल्दी करो। उसके बाद वो बच्चे को उठाती है और मुस्कुराती हुई बोली, लो, इस बच्चे को और इसकी जगह ये पत्थर रख दो। आज ही तय होगा कि बैगा रानी का कोई वंश नहीं होगा। उसके बाद वो बच्चे को अपनी दासी को सौंपती हुई बोली, सुन, इस बच्चे को जंगल में जाकर जिंदा दफना। किसी को भनक भी ना लगे, लौटकर मेरे सामने ही आना। महारानी, ये निर्दोष शिशु है, इसे कैसे? ज्यादा सवाल मत कर, अभी निकल। तभी दासी मजबूरी में बच्चे को लेकर बाहर चली जाती है। दासी रोते रोते बच्चे को गोद में लिए जंगल के पास खड़ी होती है।
तभी एक औरत लकड़ियां लेकर वहां से गुजर रही थी और तभी रोने की आवाज सुनकर ठिठकती हुई बोली, बहन, ये बच्चा तुम्हारे पास कैसे आया और तुम यूँ रो क्यों रही हो? मत पूछ बहन, बहुत बड़ा पाप हो रहा था। महारानी बैगा ने अभी अभी पुत्र को जन्म दिया था, पर चारों रानियों ने षड्यंत्र रचा, बच्चे की जगह पत्थर रख दिया और मुझे कहा कि इसे जिंदा गाड़ाऊं। क्या राजमहल की रानियां ऐसा नीच कर्म कर सकती हैं? निर्दोष शिशु के साथ इतनी क्रूरता? हाँ बहन, पर मैं वो पाप नहीं कर सकती। मैं इसे मरते हुए कैसे देखूं? ये बच्चा तो भाग्य का धनी है। ये बैगा रानी और राजा का असली वारिस है। तो अब तू क्या करेगी? अगर तू महल लौटी तो रानियां तुझे भी मार डालेंगी। मुझे पता है, मेरा अंत निकट है। चौथी रानी मुझे भी मिटा देना चाहती है ताकि सच्चाई किसी को ना पता चले। इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, इस बच्चे को अपना ले, इसे अपने पुत्र की तरह पालना। एक दिन सच्चाई सामने आएगी, तब सबको पता चलेगा कि ये ही असली उत्तराधिकारी है। इतना कहते ही दासी बच्चे को बूढ़ी औरत की गोद में रख देती है। चिंता मत कर बहन, ये अब मेरा बेटा है। मैं इसे अपनी जान देकर पालूंगी। इसकी पहचान कभी उजागर नहीं होगी जब तक सही समय न आए। भगवान तुझे सुखी रखे। अब मैं महल लौटती हूँ, जो होना होगा सह लूंगी। इतना कहते के बाद दासी आंसुओं से भीगी आंखों के साथ लौट जाती है। औरत बच्चे को गोद में लिए अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ती है। हाय हाय बहन, तुझे तो पुत्र नहीं हुआ, तेरे गर्भ से तो पत्थर निकला है। हे भगवान, ये कैसी अपशकुन संतान। चारों रानियां रोने का नाटक करने लगती है। उसके बाद राजा को तुरंत बुलाया गया। राजा दौड़ते हुए आया और देखा कि झूले में शिशु के स्थान पर एक गोल पत्थर रखा है। ये क्या? किसी स्त्री से पत्थर जन्मा है? तांत्रिक ने मुझे ठग लिया। तुम सबने मेरे साथ छल किया। ये बैगा रानी कोई स्त्री नहीं, कोई डायन है, चुड़ैल है। ये सुनते ही बैगा रानी हताश होकर बोली, नहीं महाराज, मैंने पुत्र को ही जन्म दिया था। ये सब। चुप रह, झूठ मत बोल। हमने अपनी आंखों से देखा है, तेरा गर्भ पत्थर ही लाया है। बस, और नहीं सुनना चाहता। आज से तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं। जा, लौट जा उसी वन में जहाँ से आई थी। उसके बाद बैगा रानी आंसुओं से भरी आंखों के साथ महल से निकल जाती है। और इधर चारों रानियां अंदर ही अंदर खुश हो जाती हैं और राजा वहां से चला गया। राजा के जाने के बाद चारों रानियां आपस में बैठी हैं। अब राजा के सामने सच्चाई कभी नहीं आएगी। पर एक समस्या है, प्रजा को क्या बताएंगे? यदि ये बात बाहर निकली कि बैगा रानी ने पत्थर को जन्म दिया, तो सब हंसेंगे, डरेंगे और राजा की बदनामी होगी। हाँ, यही तो सोच रहा हूँ, लोगों से क्या कहूँ? महाराज, हमें यही कहना चाहिए कि बैगा रानी प्रसव के समय मर गई और उसका बच्चा भी जीवित न बचा। ये बात सही लगती है, पर शव, अंतिम संस्कार कैसे होगा? महाराज, इसकी चिंता ना करें। मेरी एक दासी है, उसी का शव रख देंगे। बैगा रानी के नाम पर उसका अंतिम संस्कार करा देंगे। कोई संदेह भी नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा ही हो। उसके बाद दासी को बुलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर उसका शव बैगा रानी के स्थान पर सजाकर धूमधाम से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 18 साल बाद धीरे धीरे बैगा राजकुमार बड़ा हुआ। वो एक सुंदर और बलशाली युवक बन गया। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी माँ से कहा, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे एक धनुष बाण चाहिए। मैं जंगल में जाकर शिकार किया करूँगा। बूढ़ी माँ ने कुछ सोचा, फिर अपने बेटे के आग्रह पर लोहार के पास गई।
भाई लोहार, मेरे बेटे के लिए एक मजबूत धनुष बाण बना दो। ठीक है बहन, पर याद रहे मैं ऐसा धनुष बनाऊंगा जो किसी साधारण इंसान से न खिंचे। कुछ देर बाद लोहार ने एक बड़ा धनुष बना दिया, जिसे लेकर बूढ़ी माँ अपने घर आई और धनुष अपने बेटे को दे दी। ले बेटा, ये रहा तेरा धनुष बाण, अब संभाल कर रखना। धन्यवाद माँ, अब मैं जंगल जाकर शिकार करूंगा। राजकुमार धनुष लेकर रोज जंगल जाने लगा। एक दिन शिकार करते हुए राजकुमार को देख राजा का एक सिपाही वहां आ पहुंचा। अरे वाह, इतना बड़ा धनुष, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। अगर इसे महाराज को भेंट कर दूं तो खूब इनाम मिलेगा। कुछ देर बाद थका हारा राजकुमार पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और नींद में झपकी आ गई। सिपाही ने मौका पाकर उसका धनुष बाण चुपके से उठा लिया और भाग खड़ा हुआ। उसके बाद जब राजकुमार जागा, उसने बहुत ढूंढा लेकिन धनुष नहीं मिला। अरे, मेरा धनुष कहाँ गया? कौन ले गया इसे? दुखी मन से वो अपनी झोपड़ी लौट आया। उधर सिपाही चोरी का धनुष लेकर राजा के दरबार पहुंचा। महाराज, ये देखिए, कितना अद्भुत धनुष है। इसे पाकर आप मुझे इनाम देंगे। वाह, इतना बड़ा और भारी धनुष, ये जरूर किसी महान योद्धा का होगा। किसका है ये? महाराज, इसे चलाने वाला कोई विशालकाय व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सुकोमल युवक है। मूर्ख, तू मुझे चोरी का सामान भेंट करता है? राजा को गुस्सा भी आया और उत्सुकता भी हुई। उन्होंने सोचा, ये धनुष उस युवक को लौटाना चाहिए। जब वो इसे लेने आएगा, मैं उसे देखूंगा भी। उसके बाद ये समाचार बूढ़ी औरत तक पहुंचा कि राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया है। बेटा सुनो, राजा ने कहा है कि जिसने ये धनुष बाण पाया है वो आकर इसे चलाए। असली मालिक को अपनी पहचान दिखानी होगी। माँ, मैं डरता नहीं, मैं अब जाऊंगा और दिखा दूंगा कि ये मेरा है। लेकिन बेटा, महल में चारों रानियां तुम्हें देखकर ताने दे सकती हैं। उन्हें सुनकर हतोत्साहित मत होना। ठीक है माँ, मैं अपनी माँ और आपकी सीख को याद रखूंगा और न्याय के लिए खड़ा रहूंगा। बेटा जाओ, अपना धनुष संभालो और सत्य की रक्षा करो। राजकुमार ने अपनी माँ को प्रणाम किया और अकेले महल की ओर चल पड़ा। जब राजकुमार राजा के महल पहुंचा तो वो महल में बने एक झरने के पास आकर रुका। उसी समय महल की अटारी से चारों रानियां झांक रही थीं। देखो देखो, हमारे महल के पास ये कैसा अजीब युवक आया है। हाँ, मुझे भी ये बड़ा विचित्र लगता है। इसे तो राजा से कहकर किसी पिंजरे में बंद करवा देना चाहिए। नहीं नहीं, इसे तो वापस जंगल में भगा देना चाहिए। मैं भले ही पशु की तरह दिख रहा हूँ, पर उन रानियों से तो बेहतर हूँ जिन्होंने अपनी 5वीं रानी की संतान को पत्थर बता दिया। इतना कहकर राजकुमार महल के द्वार की ओर बढ़ गया और राजकुमार की ये बात सुनकर चारों रानियां सन्न रह गईं। हमने तो ये बात सबसे छिपाई थी, राजा जी ने भी किसी को नहीं बताया। हमने अपनी उस दासी को भी मरवा दिया जो ये भेद जानती थी। फिर ये युवक कैसे जान गया? हाँ, ये तो बड़े संकट का विषय है। हमें इस युवक की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखना होगा। उसके बाद चारों रानियों ने अपनी विश्वस्त दासी को राजकुमार के पीछे लगा दिया। कुछ देर बाद दासी वापस आकर, महाराजनिया, वो युवक धनुष बाण चलाने के लिए आ चुका है। बहुत अच्छा। चाहे वो धनुष चला पाए या ना पाए, लेकिन इस परीक्षा के बाद उसे मरवाना होगा। हमें सुनिश्चित करना है कि वो सच किसी को ना बताए। हाँ, 2 सिपाही उस स्थान पर भेज दो जहाँ वो धनुष बाण की परीक्षा देगा। जैसे ही बाण नीचे टिकाए, वे उसे मार डालें। इस बार हम अपने सामने उसे मरता हुआ देखेंगे। ठीक है, सब कुछ योजना के अनुसार होगा। युवक, धनुष पर बाण चढ़ाकर चलाओ। यदि तुम ऐसा कर सको तो हमें विश्वास हो जाएगा कि ये धनुष बाण तुम्हारा है। और विश्वास कर लो, हम तुम्हें धनुष बाण ही नहीं देंगे, बल्कि ढेर सारा इनाम भी देंगे। महाराज, ये धनुष बाण मेरा ही है। मैं अभी इसे चलाकर ये सिद्ध कर दूंगा।
लेकिन मुझे किसी इनाम की लालसा नहीं। यदि आप मुझे इनाम देना ही चाहें तो मुझे न्याय दीजिए। न्याय? ये कैसा इनाम मांग रहे हो युवक? पहले आप मेरा धनुष बाण चलाना देख लें, फिर मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूंगा। राजकुमार ने बाण धनुष पर चढ़ाया, प्रत्यंचा खींची और तीर चलाया। बाण गर्जन ध्वनि करता हुआ आकाश की ओर उठा और बादलों को चीरता हुआ वापस आया, और वही बाण सीधे उन दोनों सिपाहियों के सिरों के पास से निकल गया जो उसे मारने के लिए छिपे हुए थे। ये कैसे संभव हुआ? हमने उसे मारे जाने का पूरा इंतजाम किया था। और ये युवक? राजा राजकुमार की वीरता और कौशल देखकर चकित हो गया। उसकी आंखों में विश्वास और न्याय की झलक दिखाई दे रही थी। बेटा, तुमने सच में अपनी योग्यता सिद्ध कर दी। अब जो भी मांगोगे उसे पूरा किया जाएगा। महाराज, मैं केवल अपनी माँ के लिए न्याय चाहता हूँ। न्याय अवश्य मिलेगा। मुझे बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं स्वयं उसे सम्मान देना चाहता हूँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। महाराज, यही तो न्याय और अन्याय की बात है। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, किंतु आपकी चारों रानियों ने आपसे कह दिया कि मेरी माँ ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने चारों रानियों की ओर देखा। रानियां अब समझ गईं कि उनका झूठ अब छिपा नहीं रह सकता। तुम्हारी करतूतें उजागर हो चुकी हैं। अब तुम्हारा राज्य में कोई अधिकार नहीं रहेगा। राजा ने चारों रानियों का सिर मुंडवाकर उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा ने बैगा राजकुमार की मां को खोजने के लिए सिपाही भेजे। कुछ समय बाद सिपाही लौटकर आया और बोला, महाराज, बैगा रानी घने जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रही है। उसे मेरे पास लाओ। अगले सिपाही बैगा रानी को महल ले आए। पुत्र, मैंने अपनी रानियों के बहकावे में आकर तुम्हारी माँ के साथ घोर अन्याय किया। ऐसे अन्यायी राजा को राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज से मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। ये राज सिंहासन तुम्हारा है। इस प्रकार बैगा राजकुमार ने न्याय पूर्वक राज्य संभाला। राजकुमार राजा और अपनी असली माँ के साथ खुशी खुशी रहने का निश्चय किया। राज्य में अब न्याय और धर्म का शासन हुआ। बैगा राजकुमार ने प्रजा के कल्याण और देश की सुरक्षा के लिए अपने वीरता और बुद्धिमानी का परिचय दिया।